हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस एटॉमिक मॉडल। ओके, चलिए अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो ऐसे पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स एक एटम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो वैसे तो आज के जमाने में खूब सारे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ चुके हैं, मींस डिस्कवर किए जा चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी जो सबसे फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को अलग अलग टाइम पे डिस्कवर किया गया था, है ना। जिसमें सबसे पहले कौन डिस्कवर हुए? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या डिस्कवर हुए? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत समय के बाद क्या डिस्कवर हुए? न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, है ना। तो सबसे पहले क्या डिस्कवर हो चुके थे? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन पार्टिकल्स को एटम में किस तरीके से अरेंज किया जाए, मींस ये पार्टिकल्स एटम में किस तरीके से प्रेजेंट है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रपोज किया। मींस जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि एटम में ये पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल का मतलब ही यही है कि एक एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, है ना, कि थॉमसन ने क्या कल्पना की एटम की, है ना, कि एटम कैसा होगा, थॉमसन ने किस तरीके से बताया उसको समझते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने कहा कि एक एटम कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हार्ड स्फीयर है। मींस एटम क्या है? स्फेरिकल है। और कैसा स्फीयर? हार्ड स्फीयर। और जिसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मींस वो स्फीयर किससे मिलकर बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मींस उस स्फीयर में यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम एक बनाते हैं स्फीयर। तो स्फीयर को अगर बोर्ड में बनाओगे तो वो सर्कल ही बनेगा, है ना। स्फीयर मींस बॉल, जैसे बॉल होती है ना वैसा। ओके, तो अब ये है एक स्फीयर जो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अब देखो, एटम तो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो अब बात आती है कि इसमें नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट होंगे, है ना। तो नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या बताया उसने कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से प्रेजेंट है इस स्फीयर में? अंदर फंसे हुए हैं, मींस स्टेशनरी है। ओके, इस तरीके से बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जो कि इस स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड मींस फंसे हुए, एम्बेडेड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो इस तरीके से थॉमसन ने एटम की न्यूट्रलिटी को डिफाइन किया। ठीक है, चलिए अब देखो, एटम को थॉमसन ने किस तरीके से विजुलाइज किया? तो थॉमसन ने कहा कि एटम को विजुलाइज करो एज वाटरमेलन, मींस तरबूज की तरह उसको देखो। कि तरबूज में जिस तरीके से तरबूज के अंदर बीज फंसे हुए होते हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर फंसे हुए हैं, है ना। और जो तरबूज है वो क्या है? पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। और उस तरबूज के अंदर जो बीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरह है। ठीक है, तो इस वजह से इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल। तो ये सब आप लोगों ने क्लास 9 में, लोअर क्लास में पढ़ा होगा, तो होपफुली आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसने एटम के बारे में एक और बात बताई कि जो इस स्फीयर का रेडियस है, मींस एटम का रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है?
10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो थॉमसन ने एटम के रेडियस की भी बात की थी, साइज की भी बात की थी, है ना, रेडियस ऑफ एटम, तो एक अप्रोक्सीमेट साइज उसने बताया। ठीक है, चलिए, तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ओके, बट ये मॉडल ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि आगे चल के जब रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उसने इस मॉडल को फेल कर दिया। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ओके, तो तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, अब डिस्कस करते हैं हम रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, जिसकी वजह से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट। मींस इस एक्सपेरिमेंट को गीगर-मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले परफॉर्म किया था हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने। ठीक है, और ये दोनों ही रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक दिन इनको काम दिया और ये कहा कि जाओ और गोल्ड की एक पतली सी फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराओ और देखो क्या ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उसको समझने के लिए पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया और लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिससे क्या एमिट होंगे, अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। और वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या लिया गया, रेडियम लिया गया। तो रेडियम को कह सकते हैं अपन सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, फिर यहां पर क्या है, ये गोल्ड की फॉइल है जिसमें गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गोल्ड फॉइल, और ये फॉइल बहुत ही पतली थी। ठीक है, यहां पे जो गोल्ड फॉइल ली गई वो क्या थी, 0.4 माइक्रोमीटर थिक थी। ठीक है, 0.4 में 0.4 माइक्रोमीटर मीन्स 0.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 मीटर थिक, इतनी पतली थी ये गोल्ड की फॉइल। ठीक है, जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स आसानी से आर पार जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स बड़ी आसानी से आर पार जाएंगे, है ना। और उन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, एक सर्कुलर स्क्रीन यूज की। और वो सर्कुलर स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की थी, है ना। और जिंक सल्फाइड कैसा सब्सटेंस होता है, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होता है। और फ्लोरोसेंट सब्सटेंस पे जब कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स टकराते हैं तो वहां पर एक चमक प्रोड्यूस होती है, जिसे क्या कहा जाता है, सिंटिलेशन। ठीक है, ये सब आप लोगों को बुक्स में मिल जाएंगे, ये वर्ड सारे के सारे, फ्लोरोसेंट, सिंटिलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनपे जब हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स टकराते हैं तो वहां पर एक चमक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंटिलेशन कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा, सिंटिलेशन होगा जब अल्फा पार्टिकल्स उस स्क्रीन से टकराएंगे तो। ठीक है, चलिए अब देखो, जब अल्फा पार्टिकल्स रेडियम से एमिट हुए और एमिट होकर गोल्ड फॉइल से जब टकराए तो टकराने पर खूब सारे पार्टिकल्स तो सीधे सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल को आर पार करके सीधे सीधे निकल गए और पीछे जाके टकराए। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की सिंडिकेशन कहां मिली, जस्ट उस गोल्ड फॉइल के पीछे मिली। लेकिन कुछ पार्टिकल्स थोड़े से डेविएटेड भी नजर आए, मींस कुछ पार्टिकल्स यहां टकराए, कुछ पार्टिकल्स यहां टकराए। मींस अल्फा पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, फिर एक शॉकिंग न्यूज ये थी कि कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस भी आ रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, है ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं, टकरा के वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स वापस क्या हो रहे हैं, टकराने में, उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ये बोला जाता है कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे हुए जो टकरा के वापस आ रहे हैं, मींस पूरे अपने रास्ता, जो उनका रास्ता था उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन हुआ, किनको, गीगर और मार्सडन को। और ये सब बातें किसको बताई इन्होंने, रदरफोर्ड को बताई। तो रदरफोर्ड क्या हो गया, शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसको देखो।
इसको पूरा मिटा देते हैं, है ना। कि मान लो ये एटम है ना, और इस एटम में थॉमसन ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बताया था इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, कि पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मींस एटम का मास हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और पॉजिटिव चार्ज भी हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ओके। फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक। तो मास का रोल सिर्फ किसका है, प्रोटॉन का है, ठीक है। और प्रोटॉन्स कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और यहां से आते हुए अल्फा पार्टिकल्स वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अगर इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अल्फा पार्टिकल्स को हल्का फुल्का डेविएशन मिलेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, कौन, रदरफोर्ड, इस तरीके से कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हल्की फुल्की डिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, बहुत ही कम अमाउंट में, इस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन थी किसकी, रदरफोर्ड की, ओके। मीन्स कोई, और ये जिंक सल्फाइड है, ये थी उसकी एक्सपेक्टेशन, किसकी, रदरफोर्ड की। क्यों, क्योंकि थॉमसन ने क्या बोला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर एटम, और मास ऑफ द एटम इज आल्सो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर एटम, ठीक है। तो इस वजह से अल्फा पार्टिकल्स को थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा और सीधे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में ऑब्जर्व हुआ वो तो आप लोगों ने अभी देख ही लिया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधे सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स हल्के फुल्के डेविएट भी हुए, कुछ पार्टिकल्स में और ज्यादा डेविएशन देखा गया, और कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे भी जो वापस अपने मतलब वापस रिबाउंड हो गए, ठीक है। मींस इस तरीके का, तो ये था एक्सपेक्टेशन, और जो एक्चुअलिटी है वो क्या निकली, इस तरीके की। या फिर से मैं छोटा सा रखता हूं, ये एटम है ना, एक एटम लिया हमने समझने के लिए, डायग्राम थोड़ा सा मेरा खराब है ना, प्लीज इग्नोर करना है इसको, बाकी समझने की पूरी कोशिश करना, ओके। बोल रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स डेविएट भी होने लगे इस तरीके से, ऐसा डेविएशन मिला उनको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये शॉकिंग था उसके लिए, रदरफोर्ड के लिए, ठीक। तो इस टाइप का जब ऑब्जर्वेशन मिला तो रदरफोर्ड ने सोचा कि यार एटम में बीच में, एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। यहां पर क्या है, कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। और बहुत ही कम स्पेस में ये प्रेजेंट है, मतलब बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पॉजिटिव चार्ज एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जगह कौन सी है, सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर में काफी ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से, क्योंकि सारा का सारा मास तो कहां जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया, बीच में जाके कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है। और वो जो स्पेस है वो क्या है, काफी कम है, तो बहुत कम वॉल्यूम पे
बहुत ज्यादा मास प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या है, हैवीली डेंस्ड है ना। और बहुत छोटे वॉल्यूम होने की वजह से बहुत ही कम पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर की। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर की। ओके, और इसी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को क्या कहा गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके, तो ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। ठीक है, और इसी से ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो वो क्या है, उसको देखते हैं, है ना। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन तो क्या है, खाली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोलेंगे हम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। ओके, फिर उसके बाद देखो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, जो कि सेंटर से पास हो रहे थे। ठीक है, तो अब वो पार्टिकल्स की क्वांटिटी क्या थी, बहुत कम थी। फॉर एग्जांपल 20,000 पार्टिकल में से 1-2 पार्टिकल्स ही क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो बहुत ही कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं, और डेविएशन मींस डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, रिपल्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिपल्शन कब प्रोड्यूस होगा, जब बीच में क्या होगा, सेम चार्ज होगा। किससे सेम, अल्फा पार्टिकल से सेम। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, तो बीच में जो सेंटर है उसका भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों के बीच रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। ठीक है, तो बीच में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड center is present in the atom at very या फिर in very small volume which is called nucleus of atom। ओके, ये उसका अगला पॉइंट था, है ना। फिर देखो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एटम के सेंटर में, क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होने वाले हैं, प्रोटॉन होने वाले हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ओके, फिर देखो एटम का मास किसकी वजह से होगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। मींस इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास की कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो एंटायर मास एटम का किसकी वजह से है, प्रोटॉन का है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एंटायर मास ऑफ atom is due to proton and is concentrated
एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, और थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम का मास पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस एटम का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां पर तो क्या है, एटम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह इकट्ठा है, कहां पर, एटम के सेंटर पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा एहसास हुआ रदरफोर्ड को कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइप के न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि उस वक्त तो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदाजा लग गया था। ठीक है, जो कि बाद में फाइनली पता चलेगा कि हाँ भाई कि प्रोटॉन के साथ कोई और न्यूट्रल पार्टिकल से प्रेजेंट होते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। तो एक तरीके से हम उन पार्टिकल्स को, मींस न्यूट्रॉन्स को, अभी इस थ्योरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है उसको देखो, तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बोर मत होना हमारा, क्योंकि इसके बाद फिर हम थोड़ी देर और थ्योरी की बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलिए, तो फिर अगला पॉइंट, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ protons and some other neutral particles which are further known as neutrons। तो हम फिलहाल हमें जब पता चल चुका है तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, फिर अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट है एटम में। ओके, तो थॉमसन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, एटम के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते तो वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते और वहां पे जाके चिपक जाते, तो फिर से वापस क्या मॉडल आता, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आ जाता, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी डिफाइन करनी है ना। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और किस तरीके से, जिस तरीके से प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो उस टाइप की कुछ विजुअलाइजेशन दी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन circular orbit, just like planets are revolving around the sun। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, तो हम इसको फाइनलाइज कर लेते हैं मॉडल को, कि बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जिसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस कहेंगे। ओके, और न्यूक्लियस के चारों ओर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। ऐसा आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं उस न्यूक्लियस से चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, चलिए सर्कल चेंज बना लेते हैं। ओके, ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, चलिए, तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक
मॉडल, जो कि किसके आधार पर आया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर आया, जिसे गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मींस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या ड्रॉबैक था। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मींस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां थी, है ना। तो देखो, जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तब उस वक्त मैक्सवेल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी चल रही थी, है ना। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी आप लोग डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तब। ओके, तो अभी हो सकता है आप लोगों को जो मैं कहूंगा वो समझ में ना आए, बट फिर भी एक बार कोशिश करना। ठीक है, चलिए, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब वो एक्सेलरेट करते वक्त एनर्जी रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मींस उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, लॉस होती जाएगी। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम कहें कि न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते वक्त वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, मींस एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी लॉस करेगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। जैसे कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है, एग्जांपल है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में किसी भी पार्टिकल का मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो वही कहानी यहां भी लग रही है कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तब वो एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेट होते वक्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वो उतना लंबा, उतना बड़ा चक्कर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरीके से वो अपनी एनर्जी लॉस करते 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 स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा और कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, और एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के बेसिस पर रदरफोर्ड गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मींस इट आल्सो डू नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ओके, फिर देखो अगला फेलियर है, अगला ड्रॉबैक है, इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब आप लोगों को आगे चल के समझ में आएगा, है ना। आगे चल के पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या ड्रॉबैक था, है ना। चलिए इसको नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, तो देखो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा, तो होपफुली आप लोगों को याद होगा, और जिनको याद नहीं है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मींस सिंपली किसी एलिमेंट के, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मींस किसी एलिमेंट के एटम में जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मेनली किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद देखो इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल Z। ओके, तो हम कह सकते हैं Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर एक और चीज देखो, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम के लिए Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन का सिंबल P प्लस लिखा जाता है। P रिप्रेजेंट प्रोटॉन, प्लस रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ओके, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी इक्वल होंगे एक एलिमेंट के एटम के लिए जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमसे कह रहा है कि Na+, तो Na+ के लिए क्या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक प्लस चार्ज लगा हुआ है। एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब सोडियम के एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गायब है ना। मीन्स किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन गायब होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होता है, तो उस सिचुएशन में उस पर पॉजिटिव चार्ज लगता है, और अगर किसी एटम पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये सब बातें आप लोगों को पहले से ही पता होगी। ठीक है, चलिए अब देखो अगला मास नंबर। तो मास नंबर क्या होगा? तो किसी भी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एड अप करें तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो क्या कहलाएगी? एलिमेंट का मास नंबर कहलाएगी, है ना। तो मास नंबर में मास कम आ रहा है, और मास एक्चुअली कौन से पार्टिकल्स का लेते हैं हम? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो मास तो नेग्लिजिबल होता है। मींस एटम का जो मास है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो इस वजह से हम मास नंबर में प्रोटॉन्स को भी इंक्लूड करते हैं और न्यूट्रॉन्स को भी इंक्लूड करते हैं। दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज मास नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर भी एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है ना। तो देखो, फिर इसके बाद सिंबल। सिंबल की बात करें मास नंबर के लिए तो सिंबल होता है कैपिटल ए। ओके, तो हम कह सकते हैं कैपिटल ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के इक्वल है, दैट इज Z के इक्वल है। A इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है? N0। 0 रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन व्हिच इज 0, दैट इज न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल और 0 चार्ज, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा? A माइनस Z, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो, हम किसी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, जिसमें हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर इंक्लूड कर सकें, इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो उसके लिए देखो क्या किया जाता है, सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखा जाता है, और सिंबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मास नंबर और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एटॉमिक नंबर मेंशन किया जाता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मास नंबर और बॉटम राइट कॉर्नर में एटॉमिक नंबर। वो अपने अपने तरीके होते हैं,
लेकिन ध्यान रखना मास नंबर हमेशा ऊपर रखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे रखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन के एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, यहाँ पर 6 मेंशन किए और यहाँ पर उसका मास नंबर 12, मतलब हम कार्बन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस एटम का मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। आई बात समझ में? चलिए उस तरीके से अगर जैसे मान लो हमें सोडियम को रिप्रेजेंट करना है ना, तो सोडियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Na, नीचे एटॉमिक नंबर दैट इज 11 और उसका मास नंबर 23, इस तरीके से। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, फिर देखो इसी चीज को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सबसे पहले हम एलिमेंट का सिंबल लिखें, फिर डैश लगाएं, फिर डैश के आगे उसका मास नंबर लिखें, क्योंकि एलिमेंट दिखते ही हमें पता चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना है? 12, तो हम क्या लिखेंगे इसको? C-12। ठीक है, और पढ़ेंगे क्या? C12 एटम, है ना। सिमिलरली सोडियम के लिए क्या लिखेंगे? सोडियम डैश 23। ओके, फिर उसके बाद देखो अगर हमें कोई इस तरीके से मेंशन कर रहा है कॉपर डैश 64, तो इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे? तो इसका मीनिंग हम ये निकालेंगे कि एक एलिमेंट का एटम दिया हुआ है जिसका मास नंबर है 64, और अगर उसका सिंबल दे दिया तो उसका एटॉमिक नंबर भी फिक्स हो गया। और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29, है ना। एटॉमिक नंबर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप याद हो जाएंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ओके, तो ये टर्म्स भी आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखे होंगे, तो एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम आइसोटोप्स के बारे में। ओके, तो देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having different mass are called isotopes of an element। मीन्स किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर एटम सेम एलिमेंट के हैं तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन क्या डिफरेंट होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आइसोटोप्स आर दोज एटम्स which have same atomic number but different mass number, okay, are called isotopes। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल isotopes of हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो पहला है प्रोटियम, उसका नाम क्या है? प्रोटियम, जिसको हम सिंपली हाइड्रोजन भी कहते हैं। ओके, और इसका सिंबल क्या होगा? 1H1। ओके, फिर सेकेंड आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? 2H1 या फिर 2D1, है ना। फिर अब देखो थर्ड आइसोटोप्स ट्रिटियम या फिर ट्राइटियम, और इसका सिंबल होगा 3H1 या फिर 3T1। ओके, तो तीनों में देखो, तीनों आइसोटोप्स में एटम का मास नंबर डिफरेंट है। ये देखो प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है 111।
ओके, फिर अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि प्रोटियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, ओके, तो देखो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के जितने, कितने हैं 1, ओके। फिर देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी न्यूट्रल है ना, तो 1। फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है A माइनस जेड, ओके। तो हाइड्रोजन का A क्या है, जो ऊपर लिखा है 1, और Z क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन प्रोटियम में मीन्स नॉर्मल हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, ओके। फिर देखो ड्यूटेरियम, दैट इज 2d1 में चेक करते हैं अपन, है ना। तो प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना 1, तो प्रोटॉन की क्वांटिटी 1। फिर इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इट इज 1। फिर देखो न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन चेक करो, तो न्यूट्रॉन क्या होगा A माइनस जेड, तो A कितना है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1। तो किसमें चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको आइसोटोप्स में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। मींस आइसोटोप्स में क्या डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हम ट्राइटियम का निकालें 3t1, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन होगा 1, इलेक्ट्रॉन होगा 1, और न्यूट्रॉन A माइनस जेड, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोटॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब देखो आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी अपन ने देखा है ना, प्रोवाइडेड न्यूट्रल हो, ओके। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। बट रिएक्टिविटी अलग अलग हो सकती है ना, मीन्स स्पीड, कोई आइसोटोप जल्दी रिएक्ट करता है, कोई आइसोटोप लेट से रिएक्ट करता है, तो रिएक्टिविटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ओके। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है ना, आइसोटोप्स के लिए, ठीक है। चलिए फिर एक और कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स में, उसको देखते हैं। कि मान लो एक एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट में दो आइसोटोप प्रेजेंट है। आइसोटोप इसको मान लो A1 और दूसरा आइसोटोप A2, ठीक है। और ये एक साथ मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइसोटोप A1 का परसेंटेज है, मीन्स ये कितना परसेंटेज अवेलेबल है, X%, ठीक है। और ये कितना परसेंट होगा, तो 100 माइनस X, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ओके। इट इज 100 माइनस X%, ओके। फिर देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या फिर एक काम करते हैं हम इसको, ये तो अंडरस्टूड है, हम y ले लेते हैं, है ना, Y%, ओके। तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप A1 इक्वल्स टू, हम इसको ले लेते हैं, यानी A ले लेते हैं, स्मॉल a, ओके। फिर एटॉमिक मास ऑफ A2, उसको B ले लेते हैं ना। A1 का एटॉमिक मास A है और A2 का एटॉमिक मास B है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज
एटॉमिक मास, वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें दोनों टाइप के आइसोटोप्स मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप A1 इनटू इट्स परसेंटेज, दैट इज x परसेंट, ओके, फिर प्लस आइसोटोप A2 का एटॉमिक मास दैट इज B इनटू उसका परसेंटेज, ठीक है, और इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, है ना, दैट इज A इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस B इंटू वाई अपॉन 100, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अब आगे देखो, अगला है आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, ठीक है। तो आइसोबार्स आर दोज एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मीन्स आइसोबार्स क्या होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनका मास सेम होगा, ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लो पोटेशियम का, ओके, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है 40, ओके। फिर हम अगर एग्जांपल लें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास नंबर होता है 40। तो इन दोनों एटम को देखो, दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं, ये पोटेशियम का है और ये कैल्शियम का है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हुआ, इसका 19 और इसका 20, लेकिन मास नंबर चेक करो, मास नंबर इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आइसोबार्स वो एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर हमें इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन तो दिख रहा है साफ साफ 19, है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा। फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो A माइनस जेड, तो 40 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा 21, ओके। फिर इसका चेक करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड, दैट इज 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, आइसोबार्स, ओके। चलिए, बस क्या मैच करता है, मास नंबर मैच करता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आइसोटोन्स। तो देखो आइसोटोन्स क्या होंगे, आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स आर दोज एटम whose number of neutrons are same, okay, that is the atoms having same number of neutrons are called isotones, ठीक है। फिर जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें C14 एंड N15, ये दो एटम्स हैं, ओके। तो इसमें चेक करते हैं ये आइसोटोन्स है कि नहीं। तो देखो C14 मीन्स ये इस टाइप से, ओके, और N15 मीन्स इस तरीके से, ऐसा,
है ना। मींस किसी एलिमेंट के सामने जो नंबर लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, मास नंबर लिखा रहता है। ओके, तो इसमें निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू, तो 15 माइनस 7, ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो दोनों में न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम है, इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो एक और तरीके से कह सकते हैं, तो क्या सेम निकल रहा है, a माइनस जेड सेम निकल रहा है ना। तो द एटम्स हैविंग सेम value of a minus z are called isotones। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, फिर अब देखो एक और टर्म है जिसका मीनिंग आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, तो ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। दोज स्पीसीज which have same number of electrons are called isoelectronic। okay, iso means same, electronic means electron। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर एग्जाम्पल लें Na प्लस और O2 माइनस, है ना। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है न्यूट्रल का, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11 होंगे, है ना। तो उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हटा दें माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वो Na प्लस बन जाएगा, मींस उसका एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, है ना। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 10 हो गया। तो इसमें Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, न्यूट्रल में 8 होंगे जब तक वो न्यूट्रल है। लेकिन जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, O2 माइनस बन जाएगा, है ना। तो अब इस सिचुएशन में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 8 पहले थे, 2 ऐड हो गए, तो बचे पूरे कितने, 10। तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। ओके, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर आगे की थ्योरीज, नए नए कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ओके।